नाज़रीन, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है और आज यह पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले डॉलर जब ऊपर जाता था तो इमरान खान साहब कौम को, लोगों को, हम सबको क्या बताते थे। आपको जरा पहले यह दिखाते हैं कि पहले डॉलर ऊपर जाने पर उनके ख्यालात क्या थे और वो क्या समझते थे। पहले आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बुरी खबर देता हूं, मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। 20 रुपए गिरने में आप सब पे, इस कौम के ऊपर 1000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। जब पाकिस्तान का रुपया 60 रुपए डॉलर से 125 रुपए डॉलर पे गया 10 सालों में, तो पाकिस्तानियों का जो 100 रुपया था वो तो 50 रुपए पे आ गया। 10 साल पहले डॉलर 60 रुपए का था, आज 125 रुपए का मतलब कि 10 साल पहले अगर आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा था वो सिर्फ 50 रुपए रह गए। नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें थीं जो कि बयान की गई हैं और यही वो चीज़ें हैं भी। हकीकत भी यही है कि अगर रुपये डिवैल्यूएट होगा, डिप्रिशिएट होगा, डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो उससे ना सिर्फ कर्ज़ों में इजाफा होगा, गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा, आपके जो दीगर जो डॉलर में पेमेंट्स होती हैं वो बढ़ जाएंगी। तो ये तो वो तमाम चीज़ें थी और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपके बैंक में रखा हुआ पैसा है और अगर डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, तो अगर आपके पास 1000 है तो वो 800 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जिस तरीके से खान साहब ने मिसाल भी थी, गलत भी नहीं थी। लेकिन जब 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हुकूमत में आने के बाद भी मौजूदा हुकूमत ने डॉलर को मसनूई तरीके से, यानी माजी में डॉलर जो मुस्तहकम अगर रहा भी, तो यह इल्जाम लगाया माजी की हुकूमतों के ऊपर कि डॉलर को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा गया और इससे मईशत को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमने यह देखा, अपने इसी प्रोग्राम के अंदर हमने इस चीज को दिखाया भी, बल्कि सबके सामने हुकूमत ने यह एतराफ किया कि चूंकि गवर्नमेंट IMF से रुजू कर रही है और हमारे इस वक्त जो मुशीर खजाना है शौकत तरीन साहब, उन्होंने खुद ये वाली बात कही कि IMF से रुजू करने की वजह से रुपए की कदर में गिरावट की, यानी IMF से हमने रुजू किया तो रुपए की कदर हमें नीचे करनी पड़ी, गिरावट हुई, उसकी वजह यह बयान की गई। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर इस वक्त तमाम लोग जिस पर डिस्कस भी कर रहे हैं और एक अनोखी मंतक, एक ऐसी लॉजिक, एक ऐसा फायदा बताया गया गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब की जानिब से कि अगर रुपया नीचे गिरता है या फिर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, तो उससे बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है उनको क्या फायदा होता है। जरा दिखाते हैं आपको कि गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या कहा। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है, लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रिशिएट हुआ है, तो ये $3 बिलियन अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के ख़ानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। पहले नुकसान बताए जाते थे, अब फायदे गिनवाए जा रहे हैं। इस सब पर आज बात करेंगे। गवर्नमेंट को दरपेश एक जो चैलेंज है वो ये कि बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर PDM की जानिब से जो एहतजाजी तहरीक है उसका शेड्यूल जारी किया गया है। एहतजाज भी हो रहे हैं, उसी के साथ साथ एक अलदम जमात की जानिब से भी जो लॉन्ग मार्च और जो इसके हवाले से भी वो भी गवर्नमेंट को एक चैलेंज दरपेश है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि द इकोनॉमिस्ट जो बरतानवी जरीदा है उसके मुताबिक पाकिस्तान महंगाई के हवाले से दुनिया में चौथे नंबर के ऊपर है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस फिगर को रद्द किया गया है और यह कहा गया है कि 30वें नंबर पर है। और पाकिस्तान के साथ जो तकाबुली जायजा लिया गया है, जो कंपैरिजन किया गया है, जिन ममालिक को शामिल करना चाहिए था उन ममालिक को शामिल नहीं किया गया, जिसकी लिस्ट भी सारी दी गई है। सब पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब।
प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ रखने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़िये के लिए ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ऑन अब्बास साहब, मैं आपसे आगाज करता हूं, मुझे बताइएगा, पहले खान साहब ने हमें जो कुछ भी बताया उनकी उस बात पर हमें यकीन करना चाहिए, क्योंकि हम सब ने तो वही मान लिया जो कुछ उन्होंने बताया। आज गवर्नर साहब जो मंतक बयान कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? पहली की बातों को याद रखना चाहिए या उसको भुलाकर आज जो गवर्नर साहब कह रहे हैं उसको मान लेना चाहिए? फरीद साहब, थोड़ा सा ना कंपैरेटिव टर्म्स में चलते हैं ताकि समझने में आसानी है कि उस वक्त हम ये क्यों कहते थे और आज उसका मंतकी रैशनल क्या बनता है। ठीक, आप 2018 से फिगर्स को उठाना शुरू करते हैं, 2021 तक लाते हैं। 2018 में हमारा जो टोटल करंट अकाउंट का खसारा जो हमें विरसे में मिला था वो था तकरीबन 20 अरब डॉलर। 19 में वो डिक्रीज हो गया, तकरीबन 13.2 अरब डॉलर हो गया। उन अपना 20 में आके जब वो डिक्रीज हुआ तकरीबन 7 अरब डॉलर पे, और इस साल 1.8 अरब डॉलर पे। इस साल हमारा जो प्लान है, जो वो हमें नजर आ रहा है, वो तकरीबन 9 अरब डॉलर पे हमारा खसारा होगा। अब हमने कभी ये प्लान नहीं किया था कि कोविड आएगा 2021 में और उसके रिपरकशंस भी आएंगे। ठीक है। अब इस पूरे कोविड के तनाजुर में देखें तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज के जो इस वक्त रिजर्व्स हैं वो डेप्रिशिएट हुए हैं, और पूरी दुनिया की जो करेंसीज हैं वो डेप्रिशिएट भी हुई हैं। आप सिर्फ पाउंड का आज सिर्फ देख लें, पाउंड आज 11.33% के ऊपर डेप्रिशिएट हो गया। जापानीज येन 7.64% पे, यूरो भी तकरीबन 7-7.5% के ऊपर है। पाकिस्तानी जो हमारी करेंसी है वो भी तकरीबन 11.5% पे डेप्रिशिएट हुई है। अब ये वो फीचर्स हैं जो यकीनन कोई गवर्नमेंट पहले प्लान नहीं कर सकती थी कि जब कोविड आएगा उसके हालात से हालात कैसे होंगे। हमारा प्लान ये था, और हम आज भी इस चीज पे एक्सपेक्ट करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे पास इस वक्त जो टोटल रिजर्व्स है 19 अरब डॉलर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं जी कि अब क्या गवर्नमेंट इस वक्त अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करके रुपए की वैल्यू को एडजस्ट कर सकती है? 100% कर सकती है। 19 अरब डॉलर हमारी हुकूमत के 2 साल बकाया है। अभी 4-5 अरब डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट में फेंके, आप रुपए की डिवैल्यूएशन को फौरन देखें, वो नीचे आना शुरू हो जाएगी और रुपया शायद 160 के ऊपर ब्रेक मार जाए। लेकिन नहीं, अगर प्लान ये है कि 2023 में जो आएगा उसको खाली खजाना दे के जाना है, बिस्मिल्लाह हम कर देते हैं। अगर प्लान ये है कि कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो हमारी ऑन साहब, एक चीज मैंने आपको बताया कि हमें जो बताया जाता था कि 1 रुपया अगर गिरता है तो इससे ऊपर हमारे कर्जों में कितना इजाफा होता है, इससे तो आप डिनाई नहीं करेंगे। भाई मेरे आखिरी स्टेटमेंट याद रखिए जी, अगर आप समझते हैं कि आज रिजर्व्स का पैसा, स्टेट बैंक का पैसा मार्केट में फेंक दिया जाए और इसको वापस पैसे को 150-156 पे डॉलर आ जाए, हो सकता है, 1 मिनट की बात है। लेकिन ये मैं नहीं समझ रहा। ये तो शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं, आपके रिकॉर्ड में भी यही वाली बात है, बल्कि सबके रिकॉर्ड पे वो कह रहे हैं आईएमएफ से रुजू करने की वजह से हमें इसको गिराना पड़ा, हमने गिरावट की है। मैं उसकी वजह बयान कर रहा हूं। देखिए, पूरी दुनिया में कानून होता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस को जरा मिनिमम लेवल पे रखा जाता है। स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, अगर वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जाएं कि रुपए की अपनी करेंसी की वैल्यू को उसको बरकरार या मुस्तहकम रखा जाए, ये नॉर्मली इंटरनेशनली ग्लोबली इसको कुछ ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता, क्योंकि ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट में नहीं होता। लेकिन आज हमारे जो रिजर्व्स हैं साहब, आज हमारे जो रिजर्व्स हैं, आज हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं, उसके मुकाबले में आप समझते हैं कि क्या डॉलर 174 पे होना चाहिए था? यानी इसके मुताबिक तो 150 से 160 के अराउंड होना चाहिए था। देखिए, मैं इसके अगर फायदे गुनवाने या नुकसान की तरफ जा ही नहीं रहा कि एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट है या इंपोर्ट के नुकसान है, इसकी बात की तरफ नहीं जाते। मेरा पॉइंट ऑफ बड़ा सिंपल है। एक, इंटरनेशनली ग्लोबली इस वक्त ये इंटरवेंशन नेगेटिवली परसीव की जाएगी कि आप इंटरवेंशन क्यों कर रहे हैं। नंबर 2, अगर 2 साल में आज इमरान खान साहब फैसला कर दें या डॉलर को 150 पे ले आओ क्योंकि इकोनॉमी और लोग राजी हो जाएंगे, हो सकता है कि एंड के ऊपर हम डॉलर को 150-55 पे ले आए, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि आपके रिजर्व शायद 4-5 अरब डॉलर। अच्छा, आप इस पे कमेंट कर दीजिए मुझे, ठीक है, आपका कमेंट आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब का जो स्टेटमेंट है उस पे हम यकीन कर लें, मान लें कि जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी उनका फायदा हो रहा है, उसकी तादाद आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगी, उनकी कितनी तादाद है और यहां रहने वालों की कितनी तादाद। अच्छा, मैं थोड़ा अर्ज करूं पहले तो, रजा बाकर साहब का पूरा इंटरव्यू तो मैंने देखा नहीं, और ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट शायद ये बात हो सकती है कि उन्होंने एक फायदा बताया। दूसरा फायदा मैं भी बता देता हूं कि अगर डॉलर की वैल्यू यहां पे रहती तो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नुकसान इसका क्या आता है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, आपकी दालें, आपकी खाने पीने की चीजें, आपकी एनर्जी की सारी चीजें बाहर से आती हैं, तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा, उसका फिर अल्टीमेटली प्रेशर आएगा। सो नेगेटिविटीज भी है, पॉजिटिविटी
पॉसिबिलिटीज भी हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट का बहुत क्लियर है। अगर आज सिर्फ ऑपोजिशन को या अवाम को 1 मिनट के लिए स्टीरॉयड का ये राजी करने के लिए, ठीक है, राइट, अगर ये जो होप है ना ऑन भाई, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात है, आपका स्टेटमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन यही पॉजिटिविटी जो थी और पॉजिटिव चीजें थी खान साहब ने हमें माजी में बिल्कुल भी नहीं बताई। हारिस नवाज साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा, जरा मुझे बताइएगा कि अगर हमारा आटा, गंदम, चीनी महंगी होती है तो उसका फायदा किसानों को चला जाता है, डॉलर अगर महंगा हो रहा है तो फायदा उसका जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को हो रहा है। मुझे, आपको, आम आदमी को, पाकिस्तान में रहने वाले को क्या फायदा हो रहा है? देखें, यही बात समझने की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप रुपए को डिवैल्यू तो कर रहे हैं, लेकिन आप जब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट हैपन, आप आटा, चीनी, दालें और फिर उसके बाद कितनी अदर आइटम है जो कि नॉन एसेंशियल है जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से तो महंगाई हुई है। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमने अपने अवाम को कैसे रिलीफ देनी है, अवाम को कौन सी चीज़ें जिससे वो खुश हो सकते हैं, जिनको जो कमोडिटी और पेरिशेबल आइटम है। आप देखें ना, ये जो ये अगर हम बात करते हैं आटे, चीनी की या वेजिटेबल की, 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो में वेजिटेबल मिल रही है और वो आपके मुल्क में प्रोड्यूस हो रही है। इसको डॉलर से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारी सिर्फ गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। आई नेवर अपोज दिस पीडीए गवर्नमेंट, आई जनरली सपोर्ट, लेकिन मैं बात ये करता हूँ, वो बस अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है कि आप जो, मैं मिसाल के तौर पर अगर एग्रीकल्चरिस्ट हूँ और मैं 20 रुपए के किलो के हिसाब से एक चीज देता हूँ मार्केट में ग्रो करके मिडल मैन को, वही मुझे क्लिफ्टन में, कराची में वो मुझे 150 रुपए किलो मिलती है। आई मीन हु इज डूइंग दिस? हारिस नवाज साहब, आपकी बात इसी चीज को लेके, एक आम आदमी अगर जाता है, मैं जाऊं बाहर बैंगन खरीदने के लिए जाऊं तो मुझे सुनने को मिलता है जनाब बैंगन इसलिए महंगे क्योंकि डॉलर बढ़ गया। मैं अगर किसी ट्रांसपोर्ट को यूज करूं तो वो कहते हैं जनाब चूंकि डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, पूरी दुनिया में डॉलर बढ़ रहा है इसलिए महंगा है। और भाई जो यहाँ पे जो चीजें हैं उसको भी डॉलर से ही तो नथी किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि ये आप प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को मैंने नहीं देखा कि चारों चीफ मिनिस्टर को बुलाएं। ये प्रोविंशियल मैटर है, प्राइस कंट्रोल जो मेन आइटम है जो लोकली प्रोड्यूस होती हैं। आपके कमिश्नर्स हैं, दे आर डूइंग ऑल नथिंग, सिर्फ अपने फायदे। डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, वो वेयर आर द प्राइस कंट्रोल कमेटीज? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से सवाल करते हैं कि आपके पास 3 प्रोविंस जो उनको तो कंट्रोल करें। मुझे मेरा दिल दुखता है, आज मैं छोटी मैं जिम्मेदारी भी करता हूँ, यकीन करें मैं 20 रुपए की, 15 रुपए किलो की एक आपको ये आप पालक ले लें या लौकी ले लें या तोरी ले लें और मैं वही चीज 150 रुपए की मार्केट से खरीद रहा हूँ। हु इज गेटिंग द बेनिफिट? राइट सर। निहाल साहब, बिलाखिर एहतजाजी तहरीक आपने शुरू कर दी है, किसी मंतकी अंजाम तक भी इसको पहुंचाएंगे या फिर ये 5 साल हुकूमत को पूरा करने देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी एहतजाजी तहरीक में ही हूँ। मैं आपके फोन पे गाड़ी में आके बैठा हूँ और यहाँ पे बेशुमार आवाम है इंटरेस्ट मार्केट के सामने, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, और उनकी खस्ताहाली देख के मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े पसीज जाते होंगे। ये कैसी हुकूमत है? देखिए, हमारा काम है लोगों को जगाना, उनको बताना, उनके दुख दर्द में उनकी आवाज बनना। ये काम रियासत का है, ये काम हुकूमत का है, जो इस बात की जिम्मेदार होती है कि लोगों को रोटी देंगे, उनको सस्ती खुदनौश देंगे, उनके सेहत का ख्याल रखेंगे, उनके ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखेंगे। मगर ये क्या की हुकूमत? निहाल साहब, लेकिन वो क्या करे जब पूरी दुनिया में महंगाई है, पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान कोई ग्लोब से बाहर तो नहीं है, इसी दुनिया का मुल्क है। रईस साहब, आपने भी, मैं ठंडे ठंडे बात करना चाह रहा था, आपने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में कोई कमी नहीं की। और मेरे भाई, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इस वक्त पेट्रोल था $137 का और पेट्रोल बिकता था 106 का। और तब डॉलर कितने का था? डॉलर कितने का था? डॉलर 100 से नीचे का था। आप मेरी पूरी बात तो करें यार, या तो आप प्रोग्राम ना करने दें। रईस साहब, आप सरकार के तर्जुमान बने रहते हैं, हर वक्त कमाल करते हैं। काश अगर मैं तर्जुमान होता तो आज तर्जुमानी की पोजीशन में बैठा होता, आज यहाँ थोड़ी होता। निहाल साहब, आप नहीं जी, नहीं, आप सरकारी तर्जुमान बने हुए, आप खुद बोल रहे हैं, दूसरों को बोलने दे रहे हैं, हमने डिस्टर्ब। अच्छा, आप बोलिए। हमारी हुकूमत थी जो पेट्रोल जो था वो उसकी 110 तक पहुंची और हमने पेट्रोल दिया 106 में। हम लीटर दे रहे थे 106 रुपए में और डॉलर में बैरल पहुंच रहा था 110 में।
हमने 106 में दिया। हमारे वक्त में से तक 70 सालों में आटा बना 30 से 35, आज 3 साल में आटा 75 पे पहुंच गया। ये जरिए मुल्क है मेरे भाई, हम इंपोर्ट नहीं करते थे, हम अजनास एक्सपोर्ट करते थे। आज इनकी मेहरबानियों से हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे वक्तों में चीनी कहाँ पे था, आज चीनी कहाँ पे है। हमारे वक्तों में बिजली कहाँ पे था, आज बिजली कहाँ पे है। अब क्या बात करें, हमारे वक्तों में दवाई, क्या दवाई को भी पर लग गया है? क्या दवाई को भी पर लग गया? ये बताइए, क्या बिजली के उन बिलों को भी पर लग गया है? आप मुझे जरा बताइए कि हम पहुंच कहाँ गए? आप किस मकाम, किस मुल्क, किस निशान की बात कर रहे हैं? और इनके देखो, इनको तो बिजली का बिल देना नहीं होता। वजीर आजम का बिजली का बिल सरकारी है, वजीरों का सरकारी है, मुर्शिदों का सरकारी है। बिजली का बिल तो मेरे, आपको भी शायद देना पड़ता हो, क्योंकि आप भी सरकारी। नहीं, मैं आपने शायद की बात की, मैं बिल्कुल मैं खुद देता हूँ, अपनी आमदनी से देता हूँ, टैक्स भी देता हूँ, बिल भी सारे देता हूँ। देखिए, आपका दीन कहता है कि जालिम के हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो तो उसको जबान से रोको, जबान से रोक सकते हो तो उसको दिल में बुरा समझो। तो हम अपनी जबान से भी रोकना चाहते हैं, अपने दिल से भी बुरा समझ रहे, और हम हाथ से भी रोकने के लिए आज सड़कों पे निकल आए। ये मुल्क हमारा है। लेकिन निहाल साहब हम तो आवाज उठाते रहे, हमने सवारा है और हम नहीं बचाना है और हम नहीं आगे लेके जाना है। ये तो IMF के एजेंट है भाई, ये तो पाकिस्तान का दिवालिया करना है। ये नहीं मालूम किसके लोग हैं। आज इनका बंदा IMF पे जाके कहता है कि बहुत खुशी की बात है कि हमें लोन मिल गया। भाई ये लानत की बात है। आपको हमने बैठाया इसलिए था कि आप हमारी मईशत को बेहतर करें, आपने हमारे मईशत का भट्टा बैठा दिया, आप हमें सूद में जकड़ दिया आपने, और लानती निजाम में आपने हमें जगड़ दिया। तो मैं ये समझता हूँ हमारा फर्ज बनता है कि हम एहतजाज करें, अवाम के जो दुख सुख उसके साथ खड़े रहे और हम अवाम की आवाज। राइट, मैं ओन अब्बास साहब से यही वो बातें पूछूंगा जो आपने इस वक्त बयान की हैं। ओन साहब, आपने सुन ली होगी निहाल साहब की ये बात, और मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा इस चीज के अंदर कि इस वक्त मईशत का भट्टा बिल्कुल बैठ गया है। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा आ जाएंगे, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे और ओन अब्बास साहब से इसके ऊपर जो है वो जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और साहब, ब्रेक पर जाने से पहले निहाल हाशमी साहब जो बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि उसको उस पर रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि यकीनी तौर पे ज़राई मुल्क होने के नाते अगर हम चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ तो फिर मामला फिर कुछ ठीक नहीं है। सर, पहले तो मुझे बता दें फरीद साहब, क्योंकि आप जब इनसे सवाल पूछेंगे ना तो ये गुस्से में ये आया करते कि शायद हम आते हैं। अब आप इस वक्त टॉक शोज देखें, हमारे ऑपोजिशन के जितने दोस्त आते हैं वो आते साथ ही पता नहीं हर सवाल पे गुस्से में आ जाते हैं जी। इवन कि आपका ताल्लुक भी PTI से दिखा दिया। लेट मी मेक 2-3 चीजें। बात ये हमारा तो मामला ये मीडिया का कि अगर हम दुरुस्त बात करें तो हर कोई अपना अपना जो है वो तर्जुमानी का लगा देता है, हम तो अपना काम करते हैं। बिल्कुल नहीं फरीद भाई, हम तो कभी ऐसा नहीं है। आपका सवाल पूछना आपका हक है और जवाब देना ये हमारे फराइज में शामिल है, अदरवाइज हम गवर्नमेंट किस चीज के। लेट मी क्लैरिफाई, मैं 3 चीजें पहले बता दूं। निहाल हाशमी साहब ने फरमाया कि इनकी गवर्नमेंट में पता नहीं क्या, शायद यहाँ पे तेल निकलता था पाकिस्तान की सरजमीन से। जब इस वक्त हमें हुकूमत दे के गए थे तो पाकिस्तान के ज़र मुखातब $5 अरब से भी नीचे थे, यानी कि बिल्कुल बैंकरप्ट होने पे मुल्क तैयार था। क्योंकि इनको कम से कम ये जरूर पता होता है कि ये 5 साल हमारी हुकूमत है, 5 साल बाद किसी और ने आके भोगना है। तो ये कभी वरी नहीं करके जाते कि वापसी पे क्या चीज छोड़ के जाए। नंबर 2, तेल के टैक्स के हवाले से वो कह रहे थे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई। मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कभी पेट्रोल की लेवी और GST लगा है तो वो 52% लगा है, और वो एग्जैक्टली जो महीना था वो जनवरी 2016 में था। तब उस वक्त तेल की कीमतें शायद $50 से भी कम हो, लेकिन ये गवर्नमेंट ने 52% टैक्स लगा के उसको ₹100 पे लेके रखा हुआ था। यानी जब तेल सस्ता होता था तो ये टैक्स ऊपर लेके जाते थे, जिसके मुकाबले में आज देखें कि आज हमने और टैक्स दोनों सिर्फ 10% से ऊपर नहीं है। राइट। और साहब एक चीज मैं आपको आपकी बात पे एक चीज कर दूं। देखिए, आपने मुझे कहा 2016 के अंदर आपने कहा जी के 52% टैक्स लेवी लगा। आप गालबन ये पीपल्स पार्टी, ये आप पीपल्स पार्टी के उसके टेन्योर की आप बात कर रहे हैं, ठीक हो गया? नून लीग की बात करें, ठीक है, 2016 आप बात करें। आप मुझे ये बता दें कि अगर चलें उस वक्त लोग आज सवाल करते हैं कि आज भले आपने लेवी कम की है लेकिन पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा है, इट इज ऑन द रिकॉर्ड लेवल। ये तो एग्री करेंगे ना आप? फरीद भाई, समझने की कोशिश करें, एक चीज बाहर से आनी है
और उसने यहाँ इंपोर्ट होके उस पर रिफाइन होने के बाद ट्रांसपोर्ट होके पाकिस्तान की आवाम को देने। अब अगर चीज महंगी है और सस्ती देने हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आज अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपए चीज बढ़ी है तो हम कहें जी हम 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, 8 रुपए हम कुशन अपने पास रख लेते हैं। लेकिन हम साहब आटे चीनी पे क्या हो गया? चलें तेल पे तो हम मान लेते हैं ना कि हम कहते हैं हमारे पास कुएं नहीं निकले हुए, आटा चीनी पे क्या है? आटे पे आ जाते हैं। गलत कहा मेरे दोस्त ने, ऑनरेबल दोस्त ने 75 रुपए। पंजाब में मैं फरीद भाई आपको चैलेंज करता हूं, रोजाना की बुनियाद पे 7,000 टन आटा इस वक्त 55 रुपए किलो के हिसाब से दियास है, जो कि 1100 रुपए 20 किलो आटे का थैला बनता है, जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट आटा इस वक्त भी 1850 रुपए के हिसाब से एक्स मिल वर्क्स पे अपने गोदामों से मिलों को देती है। और चीनी कितने की मिल रही है साहब? देखिए चीनी का रेट नीचे आने शुरू हो गया। चीनी इस वक्त तकरीबन 100 के करीब आ चुकी है, क्योंकि नवंबर में शुगर मिलें चल जाएगी। फरीद भाई आप समझें पाकिस्तान की तारीख और भाई कल ही 110 पे चीनी खरीदी है। फरीद भाई लेट मी प्रूव माय पॉइंट। आप देखिए इस वक्त सीजन का एंड हो चुका है। शुगर मिलों ने अखबार में इश्तिहार दिया है कि हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि नवंबर में क्रशिंग ना शुरू की जाए, जबकि हम 1 नवंबर को शुगर मिलें चलवा देंगे। क्रशिंग शुरू हो जाएगी, रेट 90 से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 100 मिलियन टन इस साल गन्ना पैदा होने जा रहा है। चले तो ये डिमांड एंड सप्लाई है। आप अप्रिशिएट करें जो चीजें लोकल थी, हमने माफिया पे हाथ डाला है और वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता। राइट, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ऑन साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर चीजें ग्रेजुअली नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं। चीनी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, आटे के हवाले से बात कर रहे हैं, यानी मजीद जो चीजें उसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा। आप समझते हैं कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, एक कलदम तंजीम का एहतजाज है, पीडीएम का एहतजाज है, फाइनेंशियल एफएटीएफ है, IMF टॉक्स हैं, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट के लिए कितने बड़े चैलेंज हैं? देखें ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसमें मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट अलोन कांट डू मच अबाउट इट। गवर्नमेंट जो पॉसिबल है, गवर्नमेंट को पता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी 1-2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें काफ़ी मेजर दिए हैं, विच कुछ को मैं एग्री करता हूँ, कुछ को नहीं करता हूँ कि वो साइड मोटरसाइकिलों को सब्सिडी पेट्रोल की देनी। इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये इट्स नॉट डूएबल। लेकिन बात ये है कि साथ ऑपोजिशन को भी नेगेटिव रोल से बाहर निकलें। क्या इस वक्त जो हमारे क्राइसिस मुल्क के चल रहे हैं, आप कश्मीर को देखें, FATF को देखें, IMF वर्ल्ड बैंक को देखें, अफगानिस्तान देखें, 22 सेनेटर्स का बिल मूव हुआ है उनकी सेनेट में, अमेरिका की सेनेट में। क्या इस वक्त और दुश्मन का नैरेटिव 5th जनरेशन वॉर, फौज अवाम को दूर करो, फौज के खिलाफ बातें करो, कमजोर करो मुल्क को, और ऑपोजिशन का नैरेटिव भी रही है। आप समझते हैं कि ऑपोजिशन को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए? देखिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीडीएम फ्रॉम मी इट इज अ डेड हॉर्स। ये मुर्दा घोड़ा कभी दोबारा जिंदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी नेवर वांट्स कि पीडीएम का प्लेटफॉर्म को यूज करे। पीपल्स पार्टी वांट 2 साल और उनको चाहिए पंजाब में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक, वो कभी भी PMLN का साथ नहीं देंगे, ना पंजाब गवर्नमेंट को हिलाने के लिए, ना फेडरल में करने के लिए। पहले भी वो कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो वांट्स टू कम टू लाहौर, रीएस्टैब्लिश पीपल्स पार्टी, और उसके बाद इलेक्शन में जाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है मैक्सिमम, और उसके बाद ये कभी भी साथ नहीं देंगे। उनको पहले भी बता चुके हैं। इसलिए कि क्या आप मुझे बताएं, आज पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट आ जाती है तो पीपल्स पार्टी को सूट करेगा जनरल इलेक्शंस? नॉट एट ऑल। दे वांट के वहां पर प्रॉपर रीऑर्गेनाइज करें, अपने जेलों को वापस करें, कुछ और ग्रुप्स को तोड़ें, कम से कम सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब से लेके 25 के करीब सीट्स लें। बाकी सिंध में, बलोचिस्तान में, KPK में पहले ही मौजूद हैं। दे विल बी इन अ पोजीशन टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट विद समवन एल्स। इसलिए वो पूरी कोशिश इस वक्त PML के साथ नहीं देंगे। राइट, और वो इसी दैट इज द रियलिटी जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। राइट। निहाल हाशमी साहब, डॉलर महंगा होता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होता है, मानना चाहिए। आटा, चीनी, बाकी चीजें महंगी होती है, यहाँ पे किसानों का फायदा होता है। फायदा तो अपने लोगों का ही हो रहा है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं जबकि FATF की तलवार हमारे सर के ऊपर है? IMF के मुज़ाकरात हमारे इस वक्त टफ तरीन चल रहे हैं। हमें तो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए इन तमाम चीजों में। आप तंज कर रहे हैं या आप भी गवर्नर, स्टेट बैंक और उन वजीरों की सोच की अब काफी कर रहे हैं, ये बताएं। आपने, मुझे लगता है आज आप सोच कर रहे हैं कि आपने तमाम तलवारें आज मुझ पे तेज करनी है। आज आप जो बातें कर रहे हैं, ये भाई कौन से किसान को मिलता है? ये सब भारतीय माफिया बैठी हुई, आटा माफिया, चीनी माफिया, घी माफिया, पेट्रोल माफिया, दवाई माफिया, कोई माफिया छोड़ा है। और उन्होंने हाथ डाला तो है माफिया पे।
हाँ जी, मैंने देखा है जो हाथ डाला है सारे माफिया को, एलएनजी माफिया है, कोई नदीम बाबर हमने नहीं कहा है, एफआईए ने कहा है कि जनाब नदीम बाबर साहब ने बड़ा माल कमा लिया। हमने नहीं कहा है जहांगीर तरीन साहब के बारे में, इन लोगों ने कहा है। खुशबू परवेज साहब के बारे में हमने नहीं कहा। ऑन भाई, एक अल्लाह इनको और दे, इनको बहुत ज्यादा जागीरें दे। ये जमींदार आदमी, इनको तो फायदा होगा, मगर आम किसान को जो खेत में काम करता है, मजदूर, जो खेत का मजदूर है, उसको क्या फायदा? नहीं, वो मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी ना निहाल भाई, उसको दिहाड़ी मिलता है। और जहां रह गया कौन भाई को मैं चुनता था, भाई हमें सिर्फ अपने पाकिस्तान के लोगों के साथ इत्तेहाद करना है, उनके साथ राब्ता करना है, अल्लाह की रहनुमाई रही, अपने अवाम के साथ राब्ता और आइन और कानून की पासदारी करना है। बाकी हमें कोई चीज नहीं चाहिए। हमारा जो फर्ज है, हमने जो कहा है, जो नवाज शरीफ के दौर में था, जो इसाक डार के दौर में आपकी मईशत आसमानों की बुलंदियों को छू रही थी, की बड़े बड़े मईशत में शामिल हो रही थी, सी पैक हमारी यहाँ पे आ गया था, इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे आ रहा था, चीजें सस्ती हो रही थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोग खुशहाल थे। अच्छा निहाल भाई, एक सवाल का जवाब दे दे, मैंने ब्रेक लेनी है, मैं फिर आऊंगा। मुझे बता दें, इस एहतिजाजी तहरीक का फायदा किसको होगा वैसे? पीडीएम में शामिल जमातों को, जेयूआई फे को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, किसको बेनिफिट मिलेगा वैसे ज्यादा? फायदा किसी को, हम फायदे के लिए एहतजाज नहीं कर रहे हैं, हम आवाम के नुकसान से बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हम फायदे वादे पर लानत भेजते हैं, हमें फायदा नहीं, फायदा आवाम को होनी चाहिए। महंगाई के खिलाफ हम बात करना चाहते हैं, हम किसी को फायदा देने के लिए नहीं आए, हम आए हैं इसलिए कि पाकिस्तान की आवाम जो पिस गई है, हम सियासी स्कोरिंग करने के लिए नहीं आए हैं। वो इलेक्शन में हम कर लेंगे कि हमारे जो कारनामे हैं, नवाज शरीफ ने जो अच्छी बातें की हैं, अच्छी काम की खिदमत की इस मुल्क को, वो हम उस वक्त बात करेंगे। आज तो जो पिसे हुए लोग हैं उनकी मदद और उनकी रहनुमाई की। राइट सर, एक मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आऊंगा। ऑन साहब, जहां अगर फायदा हो रहा है वहां दूसरे हाथ से, एक हाथ से फायदा तो दूसरे हाथ से आवाम की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, चूंकि राइज इन द प्राइसेस है और परचेजिंग पावर उनकी चूंकि कम हो गई, इस वजह से मामला इक्वेशन बैलेंस हो गया। एक ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वेरी शॉर्ट टाइम, ओनाबाद साहब शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा। फैक्टफ, आईएमएफ, साथ साथ इक्कलदम तहरीक का एहतजाज, पीडीएम का एहतजाज, बड़े ज्यादा चैलेंजेस है आपके ऊपर, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, कैसे कैटर कर रहे हैं इसको? मैं दोनों सवाल का पहले पीडीएम और फिर आपको परचेजिंग पावर के वाले से बताऊं। पीडीएम के वाले से तो बिल्कुल कोई अनकंफर्टेबल हमारी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आप देखें पिछले 3 साल में पीडीएम की जितनी तहरीक चली है, उसका जो सबसे बड़ा जो इशू था, फ्लॉ था, वो ये था कि कोई नैरेटिव था ही नहीं। आखिर वो हमारे खिलाफ तहरीक क्यों चला रहे हैं? आप कश्मीर हाईवे से देख लें, जब मौलाना साहब अपने तुलबा को लेके आए थे, और पिछले 1.5 महीने की मैं स्टोरी सुना देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से 1 हफ्ता तहरीक चलाई, 1 हफ्ता तहरीक उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से चला दी, फिर नैब के अमेंडमेंट के हवाले से चला दी, फिर एक दफा वो पीएमडीए का जो बिल आया था उसके हवाले से हफ्तावार तहरीक ऑपोजिशन लेती रही, और फिर सोमवार को एक नई तहरीक एक नए मैंडेट के साथ। अब है महंगाई का आलम। मैं आपको एक अच्छी खबर यह सुना दूं कि आज के दिन, एज ऑन टुडे, ओपेक ने $1.5 अपनी इंटरनेशनल कीमतें तेल कम कर दी हैं, और ब्रेंड भी कम हो जाएगा। अब ये जो वो एक्सपेक्टेशन थी वो कम होनी शुरू गई है। अगर महंगाई की तहरीक है, और अल्लाह से पूरी इंशाल्लाह उम्मीद है, इंटरनेशनल अगर जो कीमतें हैं अगर वो ब्रांड की कम जाती हैं, जो कि मैं देख रहा हूं कि 1 नवंबर तक कम जाती हैं, तो महंगाई के खिलाफ तहरीक भी इनकी वैसे ही हो जाएगी जैसे बाकी फ्लॉप हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, परचेजिंग पावर का आपने कहा। फरीद भाई मैं चीज बताऊं, अच्छा मैं शॉर्ट इसलिए करूंगा बिकॉज़ आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, इसलिए कंक्लूड कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आखिरी बात कर दूं। परचेजिंग पावर के हवाले से देखिए, जो गवर्नमेंट करती है वो क्या करती है, वो सेक्टर्स प्रमोट करती है। आपने एग्रीकल्चर का हवाला दे दिया, मैं आपको फिर अच्छी खबर दे दूं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गन्ने की फसल इस साल 100 मिलियन टन, और इस वक्त जो गंदम की फसल है 2,85,00,000 टन। राइट सर, मैं हर ब्रिगेडियर साहब को ले लेता हूं बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। ब्रिगेडियर साहब वेरी शॉर्ट कमेंट। तरीन साहब तो ये कह रहे थे कि चीजें नीचे नहीं आएंगी, बट ऑन साहब खुशखबरियों पे खुशखबरियां सुना रहे हैं हमें। देखिए, हमें उम्मीद डेफिनेटली करनी चाहिए। गवर्नमेंट इज कंसर्न, आई डू एग्री, बट इनको प्रोविंशियल लेवल पे अपने चीफ मिनिस्टर को बताना चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल करें डोमेस्टिक प्रोड्यूस आइटम की, उससे जमीन आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा, और पीडीएम का जो एक नया प्लेटफॉर्म है वो भी, इनका नैरेटिव वो भी खत्म हो जाएगा। निहाल हाशमी साहब, ऑन साहब कह रहे हैं कि ब्रेंड की कीमत में मजीद कमी आएगी और आपकी जो महंगाई के खिलाफ जो तहरीक है वो भी दम तोड़ जाएगी, फिर क्या करेंगे? ये दम तो हुकूमत तोड़ जाएगी, दम वो सारे करप्ट तोड़ जाएंगे, मगर देखिए आवाम के जद्दोजहद के आगे कोई कभी खड़ा नहीं हो सका है। ये कहाँ की बदली हुई पाकिस्तान है, तब्दील शुदा पाकिस्तान है, कौन सा पाकिस्तान है
जहाँ पे जो बड़े हैं उनका तो बिजली का बिल हमारे टैक्सों से भरा जाता है, उनके पेट्रोल हमारे टैक्सों से भरा जाता है। जो इनकी पॉलिसी इन्होंने आज की IMF के साथ जो मुआहदा कर रहे हैं, जिसमें ये जी। डिक्टेशन ले रहे हैं, और देखिए गवर्नर स्टेट बैंक भी जो है IMF का नुमाइंदा है, जो इसका हमारा वजीर खजाना है शौकत तरीन, वो भी नहीं, इसहाक डार साहब डिक्टेशन नहीं लेते थे IMF से? नेवर। हाँ, अच्छे, आपने बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि 1998 में जब IMF ने डिक्टेशन दिया और देना चाहा तो इसहाक डार साहब ने उसका बाइकआउट किया और Right. पहली बार उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं करते आपके साथ कोई मुआहदा, हम आपकी डिक्टेशन लेने को तैयार हैं। राइट निहाल साहब, आई हैव टू क्लोज। आपने पॉइंट दे दिया कि इसहाक डार साहब डिक्टेशन नहीं लेते थे। फरीद रेज को इजाजत दीजिए। ऑन साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब थैंक यू सो मच। निहाल हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रेज को इजाजत दीजिएगा।